हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे चैप्टर 19 टू 21 जो कि आपका हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से रिलेटेड है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं और ये टिक आपके एग्जाम में भी आपको काम कर जाए और आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएँ। ऑप्शन भूले नहीं, बट इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और जितना हो सके अपनी मैम को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए, ठीक है। तो छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर 1 की रिवीजन क्लास चल रही है एक तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल हो। इसके पहले टोटल हमने 21 यानी 18 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप उसको फटाफट जाकर वहां से रिवाइज कर सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 1751 में, 1781 में, 1761 में या 1791 में। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है उच्च शिक्षा के लिए 1781 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। कलकत्ता मदरसा में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये दोनों ही कलकत्ता मदरसा में पढ़ाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और ये पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आई थिंक ना, मैंने करा रखे हैं आपको कि 4 से 40 होता है, 40 का क्या हो जाएगा 80, ये बीच वाला याद रखना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की थी, ठीक है। इससे पहले 1781 में वो हिंदी की थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? राइट ऑप्शन हो जाता है आपका चार्ल्स वुड ने। लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन तीनों की ही की गई थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सभी रिवाइज्ड क्वेश्चन हैं, इसके पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है वो हंटर ने की थी, इसलिए इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12वां नंबर, उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु हल्टांग समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ठीक है, तो याद रखना हल्टांग समिति की नियुक्ति हुई थी 1929 में। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव दिया था, याद रखना यहाँ पर सर सार्जेंट ने, ठीक है। जो सार्जेंट कमीशन था, सार्जेंट प्लान था, सार्जेंट योजना था, उसी से ही विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ठीक है, तो याद है आपको सार्जेंट प्लान कब आया था? 1944 में। तो उसी के बाद 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो यह 1948 में हुई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये हुई थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाता है आपका 28 दिसंबर 1969 में प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालयों की उपाधियां सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी। शिक्षा शास्त्रों की शिक्षा छात्रों की नौकरी के लिए ना कि जीवन के लिए तैयार करने के समित उद्देश्य से प्रदान की जाती थी। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर गुन्नार मिल्डल का यह कथन है। सन 1991 ईस्वी में तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 1991 ईस्वी तक अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुल 184 विश्वविद्यालय थे। 91 ईस्वी तक भारत में कितने महाविद्यालय थे? सामान्य और तकनीकी दोनों की बात हो रही है, तो कुल 6324 महाविद्यालय थे। महाविद्यालयों के अतिरिक्त कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो महाविद्यालयों के अतिरिक्त कुल 5 संस्थान जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान थे, इनकी स्थापना
की गई थी? सर्वप्रथम आईआईटी संस्थान किन शहरों में खोले गए थे? ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी खड़गपुर सुना होगा, कानपुर सुना होगा, दिल्ली सुना होगा, तो ये सभी आपके राइट आंसर हो जाते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों को कितने आधारों पर स्थापित किया जा सकता है? तो भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थापना के आधार पर, संगठन के आधार पर, शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, तो डी राइट आंसर हो जाता है। स्थापना के आधार पर कितने विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रांतीय, दोनों या संबद्ध विश्वविद्यालय, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विश्वविद्यालय जो है वो स्थापना के आधार पर स्थापित विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनका संचालन तथा नियंत्रण किसके अधीन होता है? तो किसके अधीन होगा? केंद्र सरकार के अधीन होगा अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो। संगठन के आधार पर विश्वविद्यालयों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो अगर हम संगठन के आधार पर करें तो आवासीय होता है, संबद्ध होता है, आवासीय संबद्ध होता है, तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो हमने 26 देखे यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 के। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 20, जिसमें है अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव दिए गए थे। पीएचडी तथा एमए एमएड अध्यापकों के वेतन में वृद्धि किया जाए, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए, राजकीय संस्थाओं में अध्यापक तथा निरीक्षकों को आपस में बदला जाए, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सभी सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किस आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि जो स्नातक अध्यापक प्रशिक्षणशाला में प्रवेश पाते हैं उनका विषय ज्ञान बहुत बातों में हीन होता है? तो यह किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षण के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था? एमए तथा बीएड अध्यापकों की अनिवार्यता, अध्यापकों के लिए अनुष्ठान तथा आगमन पाठ्यक्रमों का आयोजन, कम से कम 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाए, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि जो कोठारी आयोग ने प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की प्रशिक्षण के संबंध में सुझाव दिए थे, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया था? तो किसने आयोग सुझाव दिया था? मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया था। अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने सुझाव क्या दिया था? अध्यापकों के चुनाव तथा नियुक्ति की संपूर्ण देश में एक समान व्यवस्था हो, निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों के चुनाव के लिए एक समिति हो, परिवीक्षा काल कम से कम 1 वर्ष का हो, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। अध्यापकों की दशा सुधारने हेतु किस आयोग ने त्रिलाभ योजना को लागू करने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने ही दिया था। अध्यापकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु किस आयोग ने पंचमंडल की स्थापना की सिफारिश की थी? ठीक है, तो मुदालियर, राधाकृष्णन, कोठारी या उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग ने ही सिफारिश की थी। नेक्स्ट आता है, अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई थी। कोठारी आयोग द्वारा, राजमन्नार आयोग द्वारा, मुदालियर या राधाकृष्णन आयोग द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? मुदालियर आयोग द्वारा ये कहा गया था जो टीचर होंगे उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। किस आयोग ने सिफारिश किया था कि सघन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह की जानी चाहिए जहां सभी स्तरों पर अध्यापकों को तैयार किया जा सके? तो कैसा कहा था? किसने कहा था? किस आयोग ने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। किस आयोग में कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई थी? तो किसमें की गई थी? कोठारी आयोग में कहा गया था कि लगभग आधे अध्यापक को तो कम से कम स्टाफ आवास की सुविधा प्रदान की जाए। मुदालियर आयोग ने शिक्षा की दशा को सुधारने हेतु किन सुझावों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था? ठीक है, ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों में योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक व निरीक्षक के पद पर नियुक्त करना, ट्रेंड ग्रेजुएट को पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेड देना, अग्रिम वेतनमान की व्यवस्था करना। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस आयोग ने सेवानिवृत्ति की आयु स्कूलों में 60 वर्ष तथा कॉलेजों में 65 वर्ष करने की सिफारिश को क्रियान्वित करने को कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था ऐसा? मुदालियर आयोग ने कहा था कि जो स्कूल होंगे वहाँ के टीचर 60 साल में और जो कॉलेज होंगे वहाँ के टीचर 65 साल में रिटायर होंगे। शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो यह कथन कहा था कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे माना था? प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन होना, प्रशिक्षण संस्थाओं की अधिकता, कमी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन होना।
कोठारी आयोग ने शिक्षक तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए थे? तो सुझाव यह दिया था कि सभी क्षेत्रों में शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वय हो, सभी विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान खोला जाए, शिक्षा संबंधी विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। किस आयोग ने सर्वांगपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया था? तो राइट ऑप्शन होता है कोठारी आयोग ने। तो डियर स्टूडेंट, हमने 20 नंबर चैप्टर के टोटल 16 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अब हम देखते हैं 21वां चैप्टर जो कि है प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करे। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। प्रौढ़ शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समाज शिक्षा या ग्रामोपयोगी शिक्षा, कार्यकर्ताओं की शिक्षा, जनता की शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नाम से ही प्रौढ़ शिक्षा को जाना जाता है। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से जीवन द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो प्रौढ़ शिक्षा है ये जीवन से जीवन द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का कथन है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजनीतिक, नागरिक तथा नैतिक आदि सभी प्रकार की शिक्षा निहित है? तो ऐसा किसने कहा था? केजी सैयदेन ने कहा था। प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक शिक्षा के लिए सभी अवसरों पर तथा समस्त परिस्थितियों में शिक्षा है। यह किस विद्वान ने कहा था? तो किसने कहा था इसको? ब्राइस ने कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्राइस। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? आप बहुत ही ब्राइव हैं तभी आपको सभी अवसर पर समस्त परिस्थितियों में शिक्षा मिल सकती है। तो बहुत ही ब्राइव यानी ब्रेव हैं। ठीक है, तो ब्राइव से याद रखना है यहाँ पर। इसको कैसे याद रखेंगे? केजी सैयदेन। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा में राजनीतिक, ठीक है, कहते हैं ना बहुत ही इसको लेन देन सैयदेन। ठीक है, लेन देन, तो राजनीतिक, नागरिक, राजनीतिक वगैरह में बड़ा लेन देन सैयदेन, ऐसे याद रखना। ठीक है, और महात्मा गांधी जी हमेशा जीवन 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 किया करते थे, तो जीवन जीवन भर जीवन द्वारा महात्मा गांधी, ये याद रखना। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित याद रहेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर। प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किए जाने वाला प्रयत्न है। यह कथन किसने कहा था? मॉर्गन ने कहा था। कहते हैं जानबूझकर मरने गए थे का? मॉर्गन ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु, ये तो हो गया आपका, जानबूझकर किया जाने वाला प्रयत्न है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो किसने कहा था इसको? देखो इसके ऊपर का क्वेश्चन जो था ये, प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयत्न है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? मॉर्गन का। किसका है ये? मॉर्गन का है। और किस विद्वान की परिभाषा है? तो याद रखना ये किस विद्वान की परिभाषा है? होम्स व वंडी को। अब देखो कहते हैं जानबूझ के मरने गए थे कहाँ? होम्स व वंडी। होम्स में जगह नहीं मिली तो मंडी चले गए जानबूझकर। ठीक है, तो होम्स व मंडी, इसे याद रखना। तो समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रौढ़ों का शारीरिक एवं बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मतलब सभी तरीके का विकास करना। तो ये सभी राइट आंसर हो जाता है। किसके अनुसार समाज शिक्षा वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा है जिसमें सर्वाधिक बल इसके सामाजिक प्रयासों पर दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जो है, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा मंत्रालय ही होगा, ना कि वित्त, विदेश और गृह मंत्रालय। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाज शिक्षा यानी प्रौढ़ की बात हो रही है, इससे हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा से है। वह साक्षरता प्रदान करेगी ताकि उसे जगत का ज्ञान प्राप्त हो सके। वह उसे बताएगी कि वह किस प्रकार अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे और प्राकृतिक परिस्थितियों का जिनमें वह रहता है सर्वोत्तम उपयोग करे। यह कथन किसने कहा है? बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है जिसने भी कही है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भाई, उनके ही मुँह से इतने अच्छे अच्छे वाक्य निकल सकते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार समाज शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतन का उदय और उनमें सामाजिक समन्वय की उन्नति करना है? वह निरंतर वयस्कों में साक्षरता का प्रसार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाती, वरन जनसाधारण में शिक्षित मस्तिष्क के सृजन को अपना लक्ष्य बनाती है। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में वह नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चेतना का संचार करने का प्रयास करती है। तो किसने कहा है यह कथन? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा सम्मिलित हैं जो प्रौढ़ों को दी जाती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एस.एन. मुखर्जी का। ठीक है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है। तो प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू की अगर हम बात करते हैं तो प्रौढ़ साक्षरता और साक्षर प्रौढ़ों के लिए अनवरत शिक्षा, तो दोनों ही राइट आंसर हैं। यहाँ पर सी राइट ऑप्शन हो जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य हैं प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किस वय वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 से 35 आयु वर्ग का। शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्यों आवश्यक है? क्योंकि नूतन ज्ञान व नवीन प्राविधियों की जानकारी हो, ज्ञान के अभिनवन हेतु, शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि एवं सेवाकालिक प्रशिक्षण में उपयोगी हो। तो उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। किस शिक्षा का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, उनका संगठन एवं संचालन करना है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रौढ़ शिक्षा। किनके वक्तव्य के अनुसार शिक्षा के सभी रूप, अभिव्यक्तियों एवं समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का वृत्तात्मक संबंध केवल अनवरत शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में विकसित करके किया जा सकता है? तो यह किसने कहा है, यह किसका है? तो विश्व शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था। प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा कब प्रदान किया गया था? यानी प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा कब कहा गया था? 1949 में कहा गया था। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था 1986 में। देखो 1986 में नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, तो उसी समय पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने की निर्णय ली थी। किसने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा हमारे लिए जीवन व मृत्यु का प्रश्न है? तो यह किसने कही थी? तो यह कही थी के.जी. सैयदेन ने। शायद जीवन या मृत्यु का है ना, तो शायद जीवन मृत्यु तो किसने कहा था? सैयदेन ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने जनवरी 1988 में सभी जगह कुछ चरणों में किस कार्यक्रम को स्थापित करने का निर्णय लिया था? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम की स्थापित करने का निर्णय लिया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1948 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उपसमिति की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास श्री मोहनलाल सक्सेना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डियर स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पर मोहनलाल सक्सेना। श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में गठित उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए किस नाम से संबोधन की संस्तुति की, जिससे वह देश के नागरिकों को नई सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भाग लेने की क्षमता प्रदान कर सके? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाज शिक्षा। ठीक है, जिसको पहले प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जानते थे। सन 1949 में भारत और यूनेस्को के तत्वावधान में दक्षिण पूर्व एशियन क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया था इसको? मैसूर में। कैसे याद रखेंगे? देखो 1949 में भारत और यूनेस्को के तत्वावधान में दक्षिण पूर्व एशियन क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? मैसूर। ठीक है, तो भारत मेरा है, ठीक है, यूनेस्को सूर वहाँ जाते हैं तो मैसूर। ठीक है, भारत यूनेस्को कैसे इसको ये कैसा है? सूर है, मैं इसको जानता हूँ तो भारत मैसूर यूनेस्को। ठीक है, ऐसे याद रखना। 1950 से 57 के में समाज शिक्षा के विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया था? ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टोटल 21 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए हैं चैप्टर को, और बच्चे आपके 9-10 चैप्टर इसको भी डिस्कस कर दूंगी फटाफट। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है। कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें, बट प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।